गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं एस के गुप्ता आपका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग क्लास 9 का जो चैप्टर 4 है परमाणु संरचना, उसका सेकेंड लेक्चर करने जा रहे हैं। इसका फर्स्ट लेक्चर हम कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए आते हैं और ये सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ देखते हैं हम लोग। आज हम लोग स्टडी करेंगे बोर का परमाणु मॉडल, ठीक है। तो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि रदरफोर्ड भी एक परमाणु मॉडल दिया था, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों ओर घूमते रहता है और इसका कोई फिक्स कक्षा या ऑर्बिट नहीं होता, ठीक है। जिसके कारण इनके परमाणु मॉडल को क्या कर दिया गया कि फेल माना गया, ठीक है, असफल माना गया, ठीक है। तो इनकी कमियों को दूर करके बोर ने एक नया परमाणु मॉडल दिया, उसके बारे में देखिए हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो देखिए, रदरफोर्ड मॉडल की कमियों का निवारण बोर के परमाणु मॉडल से हुआ, ठीक है। नील्स बोर ने 1912 में, देखिए 1912 में परमाणु के बारे में अपना मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें निम्नलिखित तथ्य मौजूद थे, ठीक है। तो बोर का परमाणु मॉडल देखिए कैसा है और उन्होंने क्या क्या एजम्पशन किया, ठीक है। उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की निर्धारित कक्षा कहते हैं। चलिए बच्चों, इसको समझते हैं। देखिए, बोर का कहना है कि देखिए ये इस तरह से एक एटम है, यानी परमाणु है, और परमाणु के जो बीच में है वो नाभिक है। इसकी खोज तो रदरफोर्ड ने की थी। सिर्फ अब बोर का कहना है कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो एक निश्चित कक्षा में घूमेगा, एक निश्चित कक्षा में घूमेगा, ठीक है। जिसकी ऊर्जा जितनी ज़्यादा होगी वो न्यूक्लियस से, यानी ये नाभिक से उतना ही दूर होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें कितना कक्षा है, 1 2 और ये 3, ठीक है। तो इस तरह से है, ठीक है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे, ठीक है। और सब ये कक्षाओं में हर एक कक्षा का ऊर्जा स्तर जो है बच्चों अलग अलग होता है, ठीक है। तो जिस इलेक्ट्रॉन के पास जितना ज़्यादा ऊर्जा होगा वो सबसे ज़्यादा ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में घूमेगा, ठीक है। और उससे कम ऊर्जा वाला इस कक्षा में घूमेगा और उससे कम ऊर्जा वाला इस कक्षा में घूमेगा, ठीक है। ये बोर का कहना है, ठीक है। तो ये हुआ कि एक निश्चित कक्षाओं में वो चक्कर लगाते हैं, कौन? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये बोर का कहना है। दूसरा देखिए क्या है, इन निर्धारित कक्षाओं में चक्कर लगाते हुए ये इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा का विकिरण नहीं करते, ठीक है। यानी बोर का कहना है कि जब इलेक्ट्रॉन इस कक्षाओं में घूम रहे होंगे, ठीक है, तो उसकी ऊर्जा क्षय नहीं होगी, उसका विकिरण नहीं होगा, उसकी ऊर्जा घटेगी नहीं, ठीक है। और वो लगातार घूमते रहेंगे, ठीक है। और ऊर्जा नहीं खत्म होगा बच्चों, तो ये इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरेगा, ठीक है। और हमारा एटम जो है वो मतलब हमेशा के लिए एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। लेकिन रदरफोर्ड ने ये नहीं समझा पाए थे, जिसके कारण उनका परमाणु मॉडल फेल हो चुका था, ठीक है, फेल हो गया है, ठीक है। चलिए, और देखिए यहाँ पर एक और बात, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में बदलाव इन इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं में स्थानांतरण के कारण होता है, ठीक है। चलिए बच्चों, इसको समझते हैं। देखिए, इसमें मान लेते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा है, ठीक है, और बाहर से कहीं से उसमें ऊर्जा आ जाती है, ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन में। तो इस इलेक्ट्रॉन की क्या होती है कि ऊर्जा अधिक हो जाती है, और अधिक होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन अपने हायर ऊर्जा स्तर में, देखिए हायर ऊर्जा कक्षा में जंप कर जाता है। और जंप करने के बाद जब इसमें घूमने लगता है तो बहुत कम समय तक इस कक्षा में रहता है और पुनः वो ऊर्जा का विकिरण करके, मतलब ऊर्जा उससे निकलती है और ये इलेक्ट्रॉन पुनः अपने पहले वाले ऊर्जा स्तर, यानी ये ऊर्जा कक्ष में
आ जाता है। ठीक है, तो बोर का कहना है कि इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षाओं में ज़्यादा देर तक नहीं रहते हैं, और यदि रहते, ठीक है, और एक कक्षा से दूसरे कक्षाओं में जाएंगे तो उसके ऊर्जा में बदलाव होता है। ठीक है, यदि यहाँ से यहाँ आए तो इसके ऊर्जा में मतलब बढ़ोतरी होगी, और यदि यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो उसकी ऊर्जा में कमी होती है। ठीक है, और कुछ देर तक के लिए दूसरी कक्षाओं में रहते हैं और पुनः अपनी कक्षाओं में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये बोर का कहना है। और बच्चों, बोर ने ये बोला कि ये जो कक्षाएं हैं ना, इसके अलग अलग नाम हैं। ठीक है, पहले तुम लोग बीच वाले को नाभिक बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो है ना, ये फर्स्ट वाला कक्षा, उसको हम लोग के से दिखाते हैं। ठीक है, के कक्षा कहते हैं। ठीक है, दूसरा वाले को हम लोग क्या कहेंगे कि एल कक्ष। ठीक है, और तीसरे वाले को एम, और चौथे वाले को एन कक्षा कहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने नाम दिया है, कौन? बोर ने। ठीक है, नील्स बोर ने हर एक कक्षा का नाम दिया है। तो पहले वाले को के, फिर एल, फिर एम, फिर एन। ठीक है, तो यहाँ पर एन का वैल्यू 1 है, एन का वैल्यू 2 है, यानी ये n इक्वल टू 2 क्या बता रहा है? ये कक्षाओं का स्थान बता रहा है कि ये दूसरे स्थान पर है। ठीक है, दूसरी कक्षा के बारे में बता रहा है। और n इक्वल टू 3 या m। ठीक है, तो ये रहा, यानी पूरा का पूरा कंक्लूजन क्या निकला बच्चों कि बोर के अकॉर्डिंग नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है एक निश्चित कक्षा में घूमते रहते हैं। ठीक है, जिसके पास जितना ज़्यादा ऊर्जा होता है वो नाभिक से उतना ज़्यादा दूर वाले कक्षाओं में चक्कर लगाता है, और चक्कर लगाते समय ऊर्जा का ह्रास या कमी नहीं होती है। ठीक है, चलिए, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और ये देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो अब जो है बोर के अकॉर्डिंग इस तरह का परमाणु होता है कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, देखिए एन पे 0 चार्ज, यानी न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है, और प्रोटॉन पे धन आवेश होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर होते हैं। देखिए नाभिक और नाभिक के अंदर क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन, देखिए इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, और एक बात है बच्चों कि बोर के अकॉर्डिंग पहले वाले कक्ष में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, दूसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, देखिए 8 इलेक्ट्रॉन, इसको काउंट कीजिएगा 8 आएगा। ठीक है, और उसके बाद तीसरे वाले में आपका जो है 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इसका एक फार्मूला होता है 2n स्क्वायर। ठीक है, 2n का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है। जैसे अब मान लीजिए कि, और ये n क्या है? तो ये कक्षाओं की संख्या। मान लीजिए ये कक्षा है तो इसका वैल्यू 1 ले लेंगे, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 1 को 2 से इंटू करेंगे तो 2, यानी पहले कक्षा में कितने रहेंगे? तो 2 इलेक्ट्रॉन। और दूसरे वाला में देखिए 2, यहाँ पर n का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होगा दूसरे वाले में। ठीक है, और तीसरे वाले में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ बच्चों एक ही इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि उतना ही इलेक्ट्रॉन ही होगा। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम कितना रह सकता है? मैक्सिमम 18 रह सकता है, और कम है तो बस 1 है तो 1 ही रहेगा, 2 है तो 2 रहेगा। ठीक है, क्योंकि 1 तो यहाँ आ गया, 2 तो यहाँ आ गया, और 8 यहाँ आ गया। 8 2 10, 10 और 1 11। तो ये सोडियम का परमाणु स्ट्रक्चर है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये समझ में आ गया कि ये बोर के अकॉर्डिंग परमाणु संरचना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे आते हैं। अब देखिए बच्चों, परमाणु संख्या ये क्या होता है? तो परमाणु संख्या क्या होता है बच्चों कि किसी भी परमाणु में प्रोटॉन की कुल संख्या का मान उसकी परमाणु संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि इसमें देखिए, इसमें जितना प्रोटॉन है, ठीक है, वही इसकी परमाणु संख्या कहलाएगी। तो इसके अंदर में जितना भी प्रोटॉन होगा, जितना भी आप काउंट कर सकते हैं, इधर में जितना ये प्रोटॉन है, जितना भी है, तो जितना इसके अंदर में प्रोटॉन होता है ना, उसको आप काउंट कर लीजिए, और काउंट करने के बाद जो आंसर आएगा ना, उसी को हम लोग बोलते हैं परमाणु संख्या।
ठीक है, तो वही बोल रहा है किसी भी परमाणु में प्रोटोनों की कुल संख्या का मान उसकी परमाणु संख्या कहलाती है। ठीक है, और परमाणु संख्या किसी भी परमाणु का परिचय होता है, इसमें बदलाव किसी भी परमाणु के स्वरूप को बदल देता है। तो किसी भी परमाणु में जितना प्रोटॉन होगा उसी से उसकी पहचान होती है। यदि प्रोटॉन बढ़ता घटता है तो उसका ये पहचान भी अलग हो जाता है, उसका स्वरूप ही बदल जाता है। ठीक है, तो ये कहना ये चाह रहा है। ठीक है, तो जैसे कि सोडियम के परमाणु के अंदर 11 प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, बात समझ आ रहा। उसके बाद मैग्नीशियम के परमाणु के अंदर में है वो 12 प्रोटॉन होता है मैग्नीशियम में। ठीक है, तो इस तरह से वही तो हम लोग बोलेंगे कि मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना है तो 12, ये सोडियम का परमाणु संख्या कितना है तो 11। ठीक है, क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना है तो 17, क्योंकि क्लोरीन के परमाणु में 17 प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो देखिए, अच्छा परमाणु संख्या को हम लोग जेड से दिखाते हैं। ठीक है, जेड द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और जेड इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, और बच्चों यहाँ पर एक और बात हम लोग नोट करते हैं कि किसी भी अनावेशित परमाणु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। यानी कोई परमाणु है और उस पे आवेश नहीं है, कोई भी आवेश ना हो, तो उसमें प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं द्रव्यमान संख्या। ठीक है, द्रव्यमान संख्या, तो द्रव्यमान संख्या किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के संख्या का जोड़ होता है। यानी हम लोग तो जानते हैं कि परमाणु के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होता है, तो दोनों संख्या को काउंट करके और ऐड कर दे तो जो आंसर आता है ना उसी को हम लोग द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। जैसे देखिए, और इसको हम लोग ए से दिखाते हैं। ठीक है, तो ए इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, और ये दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो जोड़ देंगे तो जो आंसर आएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु संख्या। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप याद रख सकते हैं कि इसका हाँ सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 23 होता है। ठीक है, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद करना होगा, कम से कम 20-30 परमाणु 1 से लेकर के 20 तक। ठीक है, उसके परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान अवश्य याद करें। ठीक है, उसका भी हम लोग एक ये लिख करके हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए परमाणु का प्रस्तुतिकरण। तो देखिए ये मेरा तत्व होता है, कोई भी तत्व, जैसे यहाँ पे सोडियम है, पोटेशियम, जैसे यहाँ पे आप देखिए ना ये एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम का ऊपर में देखिए लिखा जाता है परमाणु द्रव्यमान संख्या और नीचे में लिखा जाता है परमाणु संख्या। ठीक है, तो वही बताया जा रहा है कि यहाँ कोई एक तत्व हो गया, इसके ऊपर में होता है परमाणु द्रव्यमान संख्या और नीचे में होता है परमाणु संख्या। ठीक है, जैसे इसमें लिखा गया। ठीक है, तो ये याद रखना है। ठीक है, अब देखिए जब ये एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी, 13 होगी, और इसमें प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी, 13 होगी। ठीक है, और ये रहा आपका द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या तो देखिए 13 दूना 26, यानी इसमें 13 प्रोटॉन है और 13 न्यूट्रॉन है, तब तो जोड़ने पर ये 26 आया, ए द्रव्यमान संख्या। ठीक है, चलिए अगला एक प्रश्न है, निम्नलिखित परमाणु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बताएं। तो अभी बताएं हम कि क्लोरीन का ये वाला क्या बताएगा, ये 13 बताता है, 13 नहीं ये 17 होगा, ये क्लोरीन का ये 17 होगा, यहाँ पे थोड़ा सा गलत ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे क्या होगा 17 होगा। ये देखिए ये क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, 17, तो जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी होता है। ठीक है, ये रहा। और हम लोग जानते हैं कि द्रव्यमान संख्या को क्या होता है, प्रोटॉन
की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ने पर पता चलता है। तो देखिए, जब प्रोटॉन की संख्या 17 है तो 35 में से 17 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा आपका 17 दूना 34 यानी कि 18 न्यूट्रॉन होगा इसमें 18 न्यूट्रॉनों की संख्या 18 हो जाएगी। ठीक है, चलिए उसी तरह से मैग्नीशियम है। ठीक है, तो मैग्नीशियम का ये भी टाइपिंग मिस्टेक है। ये मैग्नीशियम MA है, तो टाइपिंग मिस्टेक है ये, इसको हम लोग रहने देते हैं। ठीक है, ये सोडियम है। ठीक है, ये सोडियम है, MA नहीं NA होगा। ठीक है, ये सोडियम है और सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 23 होता है। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो 11 ही होगा। ठीक है, और इसका ये बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या वो होगा 12। ठीक है, तो हम लोग करते क्या है, 23 में से 11 घटा देंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग इतना ही तक रहने देते हैं। ठीक है, और क्या ये पूरा कंप्लीट ही हो गया, रहने क्या देते हैं, ये चैप्टर पूरा आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।